Hello, dear students. Welcome to Nidhi Science Academy. We were studying the chapter Transport in Plants. Transport in Plants में हमने cohesion, adhesion, surface tension, water movement in the leaf ये सब हमने पढ़ा था. We have already studied that. Now today we will study about transpiration and photosynthesis. Transpiration and photosynthesis. ट्रांसपिरेशन कई पर्पस होते हैं ट्रांसपिरेशन के. एक तो एब्जॉर्प्शन के लिए पुल का काम करता है, वो है ना, एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, खींचता है अपनी तरफ, जिससे कि एब्जॉर्प्शन बढ़ता है और ट्रांसपोर्ट बढ़ता है प्लांट में. और फोटोसिंथेसिस के लिए वाटर सप्लाई करता है, मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है वो सॉइल से पूरे प्लांट्स के पार्ट में. ठीक है, ट्रांसपिरेशन के थ्रू. और लीफ सरफेसेस को इवोपरेट होता है ट्रांसपिरेशन में वाटर लीफ से, तो कूल करता है लीफ की सरफेस को कम से कम 10 से 15 डिग्री बाय इवोपरेटिव कूलिंग. और शेप बना के रखता है स्ट्रक्चर के प्लांट्स को बाय कीप सेल्स टर्गेट, है ना. उनको टर्गिडिटी उसकी मेंटेन करके रखता है, उनको ड्राई नहीं होने देता, उनको ड्राई नहीं मीन्स श्रिंक नहीं होने देता, प्रॉपर उनका स्ट्रक्चर बना रहता है सेल्स का. तो ये काम है ट्रांसपिरेशन के पर्पस है. एक्टिवली फोटोसिंथेसाइजिंग प्लांट क्या इनसैनिटेबल नीड होती है वाटर की, इनसेटेबल नीड होती है, मतलब हमेशा पानी चाहिए होता है. तो फोटोसिंथेसिस लिमिटेड बाय अवेलेबल वाटर. फोटोसिंथेसिस लिमिटेड हो जाता है ट्रांसपिरेशन के थ्रू, क्योंकि ट्रांसपिरेशन के लिए वाटर चाहिए, फोटोसिंथेसिस के लिए भी वाटर चाहिए. जो ह्यूमिडिटी रहती है रेन फॉरेस्ट में, जहाँ देखते हो बहुत घना जंगल है, वहाँ पे पूरा नमी वाला इन्वायरमेंट रहता है, क्योंकि साइकिलिंग होती है वाटर की, रूट से लेके लीफ से लेके एटमॉस्फेयर तक और वापस सॉयल में. इस कारण रेन फॉरेस्ट में बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी रहती है. इवोल्यूशन होता है C4 फोटोसिंथेसिस सिस्टम, जो है सबसे ज़्यादा अवेलेबिलिटी कराता है कार्बन डाइऑक्साइड की, और वाटर लॉस को मिनिमम करता है. इसमें लिमिटेड यूज़ होता है अवेलेबल वाटर का फोटोसिंथेसिस में. और जब हमने पहले भी पढ़ा फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल कराता है बॉडी को और मिनिमाइज करता है वाटर लॉस को. जो C4 प्लांट्स हैं वो ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं C3 प्लांट्स के. ये C4 प्लांट्स में क्या होता है, फिक्सिंग कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करे शुगर बनाना. जबकि C4 प्लांट हैं वो आधे से ज़्यादा पानी लूज़ कर जाते हैं, और C3 प्लांट हैं वो सेम अमाउंट का कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन करते हैं, सेम अमाउंट का कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन करते हैं. ओके, तो अपटेक एंड, अब इसके बाद हम देखेंगे अपटेक एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट. अपटेक एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल. ये जो C4 प्लांट है ये कार्बन फिक्सेशन के हैज़लैक पाथवे, इसका और डिटेल आप पढ़ोगे और आगे वाली क्लासेस में कि किस तरह से ये वर्क करते हैं. जो C4 प्लांट्स होते हैं जैसे कॉर्न है, सॉर्गम है, शुगर केन है, मिलेट है, तो इनका क्या होता है, एडिशनल प्लांट एनर्जी और रिसोर्सेज चाहिए होते हैं C3 के फोटोसिंथेसिस के. और C3 प्लांट्स जो होते हैं फोटोसिंथेटिकली एफिशिएंट होते हैं, तभी तो ये कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स करते हैं. और C4 प्लांट्स जो होते हैं
एडिशनल प्लांट एनर्जी चाहिए होती है C3 की कंपेयर में, जिसमें कॉर्न, सोरगम, शुगर केन, वो सब C4 प्लांट्स। ओके, अब अपटेक कैसे होता है और ट्रांसपोर्ट कैसे होता है मिनरल न्यूट्रिएंट्स का। ऐसे प्लांट ऑब्टेन करता है कार्बन और मोस्ट ऑफ द ऑक्सीजन फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। प्लांट कहाँ से ऑब्टेन करता है कार्बन और ऑक्सीजन? एटमॉस्फेयर से। और रिमेनिंग न्यूट्रिशन रिक्वायर्ड ऑब्टेन फ्रॉम वाटर एंड मिनरल्स इन द सॉइल। ये आप पहले से भी जानते हैं चीज़ कि प्लांट जो है कार्बन और ऑक्सीजन इन्वायरमेंट से लेते हैं, और न्यूट्रिशनल जो चीज़ें हैं उनको वाटर और मिनरल से उनको सारे पोषक तत्व न्यूट्रिशन मिलता है। और कार्बन और ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से मिलता है। तो पर इसका अपटेक कैसे होता है? तो सारे मिनरल्स तो एब्जॉर्ब नहीं किए जाते रूट से, तो 2 फैक्टर्स अकाउंट होते हैं इसमें। एक तो मिनरल्स जो प्रेजेंट है सॉयल में जो हैं वो चार्ज पार्टिकल्स हैं, मीन्स वो आयंस हैं, और वो मूव अक्रॉस नहीं कर सकते सेल मेम्ब्रेन के। ओके, और जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादातर मिनरल्स का लो है, सॉयल में लो है मिनरल्स और रूट की कंपेयर में। तो ये है कि जितने मिनरल हैं वो सब रूट में एंटर होने चाहिए एक्टिव एब्जॉर्प्शन के थ्रू इनटू साइटोप्लाज्म और एपिडर्मल सेल। तो इसके लिए क्या है, एटीपी चाहिए होगा। सॉइल में क्या होता है, मिनरल्स जो होते हैं लो होते हैं एज कंपेयर टू कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल्स इन रूट, जितने की रूट में होता है। तो कुछ मिनरल्स तो डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाते हैं पैसिव ऑब्जॉर्प्शन से, ऑल मिनरल्स पर पैसिवली ऑब्जॉर्ब नहीं होते। उसके लिए एक्टिव ऑब्जॉर्प्शन चाहिए होता है इन द, और उसके लिए एनर्जी लगती है जिससे कि साइटोप्लाज्म से आ सके, साइटोप्लाज्म में आ सके। साइटोप्लाज्म ऑफ एपिडर्मल सेल, जो कि ऊपरी सतह पे जो होता है एपिडर्मल सेल होते हैं, तो उसके साइटोप्लाज्म में एब्जॉर्ब हो सकें। तो उसके लिए एनर्जी चाहिए होती है जो कि एटीपी के फॉर्म में मिलती है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो एक्टिव अपटेक जो होता है आयंस का, ये रिस्पॉन्सिबल होता है वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट के लिए। तो अपटेक कैसे होगा, ऑस्मोसिस के थ्रू होगा, पैसिवली वो मूव करेंगे। आयंस जो होते हैं एब्जॉर्ब होते हैं सॉइल से में बाई बोथ पैसिव एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट, दोनों होता है। तो स्पेसिफिक प्रोटीन होते हैं मेम्ब्रेन में, रूट हेयर सेल में, तो जो एक्टिवली पंप करता है आयंस को सॉइल से साइटोप्लाज्म एपिडर्मल सेल के। तो एंडोडर्मल सेल्स भी होते हैं जिसमें बहुत सारे ट्रांसपोर्ट प्रोटीन एम्बेडेड होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। तो जो सॉल्यूट होते हैं वो क्रॉस करते हैं, कुछ नहीं करते। तो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन जो होते हैं उनके कुछ कंट्रोल पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर प्लांट में कितना आना चाहिए सॉल्यूट, कितना नहीं आना चाहिए, जो कि जाइलम तक पहुँचना चाहिए। इसका इसका सब फैसला कौन करता है, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। कितना सॉल्यूट जाना चाहिए और कितना सॉल्यूट एब्जॉर्ब होना चाहिए साइटोप्लाज्म में, ये डिसाइड करता है ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। तो रूट एंडोडर्मिस जो होता है उनमें लेयर होती है सुबेरिन की, जो एबिलिटी होती है एक्टिवली ट्रांसपोर्ट करता है आयंस को एक डायरेक्शन में, जो रूट एंडोडर्मिस है, इन वन डायरेक्शन ओनली। तो इस तरह से एक्टिवली भी ट्रांसपोर्टेशन होता है, और अभी हमने पढ़ा कि पैसिवली किस तरह से ट्रांसपोर्ट होता है आयंस। अब है ट्रांसलोकेशन ऑफ मिनरल आयंस। तो जब आयंस पहुंच गए जाइलम तक एक्टिव और पास पैसिव अपटेट के बाद, तो अब जो है दोनों के कम्बिनेशन के फर्दर ट्रांसपोर्ट होगा स्टेम के ऊपर में, और सारे प्लांट में ट्रांसपीरेशन स्ट्रीम के थ्रू। और चीफ मिनरल एलिमेंट्स कहाँ पर पहुँचेंगे, ग्रोइंग रीजन में।
एपिकल में सबसे ऊपर में और लेटरल साइड्स के मेरिस्टम में, यंग लीव्स में, डेवलपिंग फ्लावर्स, फ्रूट्स, सीड्स, स्टोरेज ऑर्गन, इनमें सबसे ज़्यादा मिनरल एलिमेंट्स की ज़रूरत होती है। तो किस तरह से होगा वो? डिफ्यूज़न से और एक्टिव अपटेक से। कहाँ पे? लेटरल मेरिस्टम में, एपिकल मेरिस्टम में, फ्रूट्स में, सीड्स में और स्टोरेज ऑर्गन में। तो मिनरल आयंस जो होते हैं वो रीमोबिलाइज्ड हो जाते हैं। कहाँ से? ओल्डर सेंसिंग पार्ट से। जैसे ओल्डर डाइंग लीव्स है, वो कई मिनरल अपनी यंगर लीव्स को देके जाती हैं। ओल्डर डाइंग लीव्स एक्सपोर्ट मच ऑफ देयर मिनरल कंटेंट्स टू यंगर लीव्स। ओके, तो लीफ फॉल होती है तो मिनरल्स रिमूव होके दूसरे पार्ट्स में चले जाते हैं। सबसे ज़्यादा रेडिली क्या मोबिलाइज होता है? फॉस्फोरस, सल्फर, नाइट्रोजन एंड पोटेशियम। क्या मोबिलाइज होता है? फॉस्फोरस, सल्फर, नाइट्रोजन और पोटेशियम। जब एनालिसिस करते हैं जाइलम एक्सीडेट्स का, हम शो करते हैं कि सम नाइट्रोजन ट्रैवल करती है एज इनऑर्गेनिक आयंस। जाइलम में नाइट्रोजन ट्रैवल करती है और कहीं में ऑर्गेनिक फॉर्म में होती है, एमिनो एसिड और रिलेटेड कंपाउंड के फॉर्म में। ऐसे ही फॉस्फोरस और सल्फर नाइट्रोजन कैसे ट्रैवल करती है इनऑर्गेनिक फॉर्म में, ऑर्गेनिक फॉर्म में वो एमिनो एसिड की फॉर्म में। और फॉस्फोरस और सल्फर एज अ ऑर्गेनिक कंपाउंड। और कुछ कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो जाइलम और फ्लोएम के बीच में एक्सचेंज होता है मटेरियल। हम डिस्टिंक्ट नहीं कर सकते, बट द जाइलम क्या है, ज़्यादातर इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्ट करता है और फ्लोएम जो है ऑर्गेनिक मटेरियल ट्रांसपोर्ट करता है। ओके, जाइलम जो है इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्ट करता है और फ्लोएम ऑर्गेनिक मटेरियल ट्रांसपोर्ट करता है। तो फ्लोएम ट्रांसपोर्ट अब हम देखेंगे सोर्स से लेके सिंक तक, मतलब जिस सोर्स तक पहुंचना है उसे। तो सुक्रोज जो होता है ये वास्कुलर टिश्यू फ्लोएम से फ्रॉम सोर्स टू सिंक जाता है। सोर्स उस प्लांट पार्ट को कहते हैं जो सिंथेसाइज करता है फूड। एक तो लीफ और सिंक बोलेंगे जो पार्ट जो है जो स्टोर करता है फूड को, जो स्टोर करता है फूड को। पर ये प्लांट पे डिपेंड करता है कि उसको नीड है कि नहीं है, स्टोरेज की नीड है कि नहीं है, या लीफ को नीड है कि नहीं है। तो शुगर जैसे स्टोर्ड है रूट्स में, तो क्या होता है वो मोबिलाइज होके जाएगी सोर्स ऑफ फूड अर्ली स्प्रिंग में। जब बर्ड्स ट्रीज के हैं, दे नीड एनर्जी फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस एपरेटस। तो जो शुगर स्टोर्ड है रूट्स में वो काम आएगी, वो मोबिलाइज होगी। तो डायरेक्शन इनका क्या वेरिएबल है, सिंक सोर्स और सिंक का। ये डिपेंड करता है कितना ज़रूरत है सिंक को, मतलब स्टोरेज जो है, जो सोर्स को कितनी ज़रूरत है तो उतना ही सिंक से निकाला जाएगा, स्टोरेज से निकलेगा और वो काम आएगा। तो डायरेक्शन हमें अपवर्ड भी हो सकता है और डाउनवर्ड्स भी होता है, इसलिए इसको बाई डायरेक्शनल कहते हैं। जैसे ज़रूरत होती है उस हिसाब से वो जितनी एनर्जी चाहिए बॉडी को वो मोबिलाइज होता है। जाइलम जो होता है मूवमेंट हमेशा यूनिडायरेक्शनल होता है, दैट इज अपवर्ड। जाइलम में जो मूवमेंट है वो यूनिडायरेक्शनल होता है, ओनली अपवर्ड्स। और फ्लोएम में बाई डायरेक्शनल होता है।
जो मूवमेंट है, मोबिलिटी है, वो बाई डायरेक्शनल होती है, अपवर्ड भी होती है और डाउनवर्ड भी होती है। ओके, तो जिसकी जैसी ज़रूरत होती है, सोर्स और सिंक का वेरिएबल रहता है रिलेशनशिप। वन वे फ्लो होता है ट्रांसपीरेशन में, तो फूड जो होता है फ्लोएम में कैन बी ट्रांसपोर्टेड इन एनी रिक्वायर्ड, किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, जैसा कि सोर्स ऑफ शुगर और सिंक यूज़ करें, उसे स्टोर करें या रिमूव करें। ठीक है, जितना सोर्स ऑफ शुगर चाहता है, सिंक चाहता है स्टोर करने के लिए, रिमूव करने के लिए, उतना ही फूड जो है फ्लोएम सैप में वो ट्रांसपोर्ट किया जाता है। फ्लोएम सैप मेनली क्या होता है, वाटर और सुक्रोज का बना होता है। फ्लोएम सैप जो होता है रिक्वायरमेंट के हिसाब से डायरेक्शन में चलता है कि कहाँ पे स्टोरेज की ज़रूरत है, वाटर प्लस सुक्रोज। और भी एमिनो एसिड वगैरह भी ट्रांसलोकेटेड होते हैं फ्लोएम के थ्रू। ठीक है, पर ये एक डायरेक्शन में चलता है, पर जो वन वे फ्लो वाटर होता है ट्रांसपीरेशन में भी, पर जो फूड है फ्लोएम सैप में इसको ट्रांसपोर्ट कर सकता है किसी भी डायरेक्शन पे, पर जो मूवमेंट है उसका अपवर्ड होता है फ्लोएम का। जो सोर्स सिंक वेरिएबल डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट इन फ्लोएम कैन बी अपवर्ड और डाउनवर्ड, मीन्स इट इज़ बाई डायरेक्शनल। तो फ्लोएम तो वाटर सुक्रोज की ज़रूरत है, जहाँ जैसी ज़रूरत होगी वैसे पहुँच जाता है, ये बाई डायरेक्शनल भी है। तो इसी तरह से ट्रांसपोर्ट होता है फ्लोएम में। अब जो है प्रेशर फ्लो और मास फ्लो हाइपोथेसिस देखेंगे। देखो चैप्टर कितना इंटरेस्टिंग है कि बड़ी क्लास है तो ज़्यादा इलोबरेट करके उसने प्रोसेस दे रखा है। जैसे अब ट्रांसलोकेशन ऑफ शुगर हमने बताया फ्लोएम सैप में होता है, फ्रॉम सोर्स टू सिंक, है ना, इसको बोलते हैं प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस। प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस, जैसे ग्लूकोज प्रिपेयर हुआ फोटोसिंथेसिस, ये कन्वर्ट हो गया डाइसैकराइड में, फिर शुगर मूव इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज इनटू कंपेनियन सेल एंड देन इनटू द लिविंग फ्लोएम सीव ट्यूब सेल बाय एक्टिव फ्रासो। ये जो प्रोसेस है लोडिंग करना एट द सोर्स प्रोड्यूस ए हाइपरटोनिक कंडीशन इन द फ्लोएम। तो वाटर इन द एडजेसेंट xylem मूव्स इनटू फ्लोएम बाय ऑस्मोसिस। एज ऑस्मोटिक प्रेशर जैसे ही बिल्ड होगा तो फ्लोएम से मूव टू द एरियाज ऑफ लोअर प्रेशर के एरिया में चलेंगे। सिंक में ऑस्मोटिक प्रेशर रिड्यूस होगा। अगेन एक्टिव ट्रांसपोर्ट चाहिए होगा टू मूव द सुक्रोज आउट ऑफ द फ्लोएम सेप एब इनटू द सेल विच विल यूज द शुगर एंड कन्वर्टिंग इनटू एनर्जी। एज शुगर आर रिमूव्ड द ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीजेज एंड वाटर मूव्स आउट ऑफ द फ्लोएम। ठीक है, इसका हम एक बार ये फिगर देखेंगे। ये देखो, जैसा कि इस फिगर डायग्रामेटिक फिगर बताया है, इसमें ये शुगर सॉल्यूशन का बहुत अच्छा बनाया है, शुगर सॉल्यूशन का फ्लो बताया है। ओके, ये फ्लोएम बताया है। तो शुगर लीव सीव ट्यूब फॉर मेटाबॉलिज्म एंड स्टोरेज, वाटर फॉलोज बाय ऑस्मोसिस। ये हो गया, ये शुगर एंटर होगी सीव ट्यूब्स में, और इधर हाई टर्गर प्रेशर हो गया, ये टिप ऑफ स्टेम है। शुगर लीव सीव ट्यूब्स, वाटर फॉलोज बाय ऑस्मोसिस। वाटर कैसे, ये शुगर है, ये सीव ट्यूब को लीव करेगी और वाटर फॉलो करेगा ऑस्मोसिस से। ये रूट दिखा है, डायग्रामेटिक मैकेनिज्म बताया है ट्रांसलोकेशन का। तो ये शुगर लीव सीव ट्यूब फॉर मेटाबॉलिज्म एंड स्टोरेज, वाटर फॉलोज बाय ऑस्मोसिस। स्टोरेज वाटर का किससे फॉलो होगा, ऑस्मोसिस से फॉलो होगा। ओके, ये फ्लोएम बताया है इन्होंने। तो इस तरह से इसका तो समराइज करेंगे अगर मूवमेंट ऑफ शुगर को फ्लोएम को, तो ये सोर्स से बिगिन करेगा,
शुगर जो है एक्टिवली ट्रांसपोर्ट होंगी सीव ट्यूब में। ठीक है, ये देखो ये रहा फ्लोएम, इसमें यूनिडायरेक्शनल रहती है तो सीव ट्यूब में एक्टिवली ट्रांसपोर्ट होंगी। और फ्लोएम एक वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट मूवमेंट क्या यहाँ पर हो जाएगा, एक क्या बन जाएगा यहाँ पे फ्लोएम के कारण, फ्लोएम सेट्स अप अ वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट जो फैसिलिटेट करेगा मास मूवमेंट इन द फ्लोएम, जिसके कारण क्या होगा, एक साथ मूवमेंट होगा फ्लोएम में, एक साथ मूवमेंट होगा फ्लोएम में, मास मूवमेंट इन फ्लोएम। तो यहाँ से देखिए फ्लो, ये देख रहे हो, ये अंदर ये फ्लोएम बताया है, फ्लोएम में मास मूवमेंट हो रहा है। तो इस मूवमेंट से ट्रांसपोर्टेशन होगा। तो फ्लोएम टिश्यू में क्या है, सीव ट्यूब सेल्स हैं, इसके अंदर क्या है, सीव ट्यूब सेल्स हैं, जो क्या बना लेंगे, लॉन्ग कॉलम्स बना लेते हैं, जो क्या बना लेते हैं, लॉन्ग कॉलम्स बना लेते हैं, और होल्स होते हैं उनके अंदर, लॉन्ग कॉलम्स बना लेते हैं, और जिस एंड वॉल्स जिसको सीव प्लेट कहते हैं, एंड वॉल्स भी होती हैं इनको सीव प्लेट कहते हैं। तो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड पास थ्रू द होल्स, होल से निकल के सीव प्लेट में पास करता है और एक कंटिन्यूस फिलामेंट बनाता है। तो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर सीव ट्यूब में जब इंक्रीज होगा तो प्रेशर फ्लो इंक्रीज होगा। जब हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो सीव ट्यूब है, फ्लोएम में है ना सीव ट्यूब, वो इंक्रीज होगा तो प्रेशर का फ्लो बनेगा और सैप मूव करेगा, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बनेगा। तो शुगर्स लीव सीव ट्यूब फॉर मेटाबॉलिज्म एंड स्टोरेज वाटर फॉलो बाय ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस से स्टोरेज वाटर जो है ऑस्मोसिस से होगा। ये फ्लोएम में मूवमेंट हो रहा है। तो मूवमेंट ऑफ शुगर जो फ्लोएम होता है वो सोर्स पे शुरू होगा जहाँ पे शुगर लोडेड होगी और एक्टिवली ट्रांसपोर्ट होगी सीव ट्यूब में। ठीक है, सोर्स क्या जाता है, रूट में स्टोरेज होता है शुगर का। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट नेसेसरी होती है सुक्रोस को फ्लोएम सैप में और सेल में डालने के लिए, एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो कि शुगर को एनर्जी में कन्वर्ट करेगी, है ना। जितना भी शुगर है वो स्टार्च और सॉल्यूशन में कन्वर्ट होगा। शुगर रिमूव होगी तो ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीज होगा और वाटर मूव आउट हो जाएगा फ्लोएम से। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज नेसेसरी। तो इस मैकेनिज्म से हम एक तरह से क्या पता किया है, ये है प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस। दिस इज प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस। इसके अंदर ग्लूकोज प्रिपेयर करते हैं फोटोसिंथेसिस और सुक्रोज में चेंज होता है, फिर शुगर सुक्रोज की फॉर्म में कंपेनियन सेल्स में जाती है, फिर लिविंग फ्लोएम के सीव ट्यूब सेल में जाती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट से। जो प्रोसेस जो होता है लोडिंग का एट द सोर्स, इसमें हाइपरटोनिक कंडीशन अकर होती है जिससे कि मूवमेंट होता है हाइपरटोनिक कंडीशन से। और वाटर एडजेसेंट जाइलम में मूव्स इनटू फ्लोएम, ऑस्मोसिस से वाटर एडजेसेंट जाइलम में जो वाटर है वो फ्लोएम की तरफ आ जाता है। और जब ऑस्मोटिक प्रेशर बिल्डअप हो जाता है तो वो लोअर प्रेशर के एरिया में
मूव होता है। ओके, ये शुगर सॉल्यूशन का मीन्स सुक्रोज का फ्लो दिखाया। ओके, ये आ रहा है शुगर एंटर सीव ट्यूब्स वाटर फॉलोज बाय ऑस्मोसिस। साथ में वाटर ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर जाता है। शुगर लीव्स सीव ट्यूब्स और ये वाटर फॉलोज बाय ऑस्मोसिस। तो इस तरह से पूरा फ्लो होता है इसके अंदर। अगर हम शुगर रिमूव कर देंगे तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी डिक्रीज हो जाएगा। इस तरह से क्या होता है, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होता है, फ्लोएम में इंक्रीज होता है, प्रेशर फ्लो बिगन करता है, फिर सैप मूव करता है फ्लोएम में। तो हमने समझ लिया। तो सिंक पे क्या होता है, सिंक मतलब जहाँ स्टोरेज है, तो इनकमिंग शुगर जो होती है वो एक्टिवली ट्रांसपोर्ट होती है फ्लोएम के बाहर और रिमूव होती है एज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। तो जब सॉल्यूट लॉस होता है तो हाई वाटर पोटेंशियल बनता है फ्लोएम में और वाटर बाहर निकल जाता है और रिटर्निंग इवेंचुअली वापस निकल के कहाँ पहुँचता है, वाटर जाइलम में। जो वाटर है वो जाइलम में पहुँच जाता है। एक इसका सिंपल एक्सपेरिमेंट है जिसको गिडलिंग बोलते हैं, जो कि आइडेंटिफाई करना था टिश्यूज़ को जिसमें फूड ट्रांसपोर्ट होता है। तो उसमें क्या करते हैं, ये देखो यहाँ दे रखा है, सिंपल एक्सपेरिमेंट दिया है जिसको गिडलिंग बोलते हैं। तो टिश्यूज़ को पहचानने के लिए इसमें कि फूड इज़ ट्रांसपोर्टेड, ट्रंक के ट्री में बार्क का जो है उसके डेप्थ तक फ्लोएम लेयर को रिमूव कर दिया। तो क्या हुआ, डाउनवर्ड मूवमेंट नहीं हुआ, फूड का मूवमेंट नहीं हुआ। तो जो बार्क अबव द रिंग था वो थोड़े दिन बाद स्वॉलन होने लग गया। फ्लोएम लेयर को केयरफुली रिमूव कर दिया एक ट्रंक के बार्क से। तो सिंपल एक्सपेरिमेंट से हमें क्या पता लगा कि फ्लोएम टिश्यू ही रिस्पॉन्सिबल हैं ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड के लिए। दैट ट्रांसपोर्ट टेक्स प्लेस इन वन डायरेक्शन, दैट इज टुवर्ड्स द रूट्स। एक्सपेरिमेंट्स कैन बी परफॉर्म बाय यू इजीली। तो आप भी इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर सकते हो कि जैसे एक सिंपल एक्सपेरिमेंट है जिसको गिडलिंग कहते हैं, जिसमें टिश्यू में आइडेंटिफाई किया गया कि फूड को कैसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो ट्रंक जो था ट्री का, उसमें जो रिंग है बार की, उसको रिमूव कर दिया एक डेप्थ तक के लिए, फ्लोएम लेयर को रिमूव कर दिया गया। और डाउनवर्ड मूवमेंट नहीं हुआ उससे फूड का। तो डाउनवर्ड मूवमेंट नहीं हुआ तो जो पोर्शन था बार्क का रिंग के अबव वो स्वेल कर गया। इससे पता लगता है कि फ्लोएम जो है ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। और अगर आपको मेरा पढ़ाना पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट चैप्टर हम कल पढ़ाएंगे। ओके, थैंक यू।